बीजेपी का वर्कर अब ये गॉसिप चला रहा है गांव गांव जाके कि अभय चौटाला बहुत अच्छा कर रहा है, अभय चौटाला बहुत अच्छा कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि अभय चौटाला 3 में ना 13 में कहीं है नहीं इस चुनाव में। लोगों को पता है कि सिर्फ वोट काटने की भूमिका में, उसके अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी वो पार्टी है जो सूरत में और इंदौर में जिसने बिना चुनाव के अपने सांसद बनाए हैं, दूसरे लोगों पे दबाव बना के उनका पर्चा वापस कराया। वही चीजें ये यहाँ पे चाहते हैं। वोटर कुछ भी सोचता हो, वोटर कुछ भी मन बनाया हो, हम अफवाह फैला के उसको कंफ्यूज कर देंगे। बीजेपी अगर इसके ऊपर राजनीति करना चाहती है तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि इन्होंने काम नहीं किया 10 साल में, इनके पास गिनवाने को एक भी काम नहीं है। इसलिए ये जाति पे, धर्म पे एक दूसरे से लड़वा के, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करके इस तरीके से वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। मैं तो अभी भी कहता हूं नवीन जिंदल जी से प्रचार रुका है ना, इंटरव्यू तो अभी भी देंगे, वोट डालने जाएंगे तब भी देंगे। हिम्मत हो तो ये लाइन बोले ना कि बीजेपी ने अगर 10 साल काम किया है तो वोट देना, अगर काम नहीं किया तो वोट मत देना। अगर हिम्मत हो तो ये बात बोले। नवीन जिंदल और जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी छवि काफी अच्छी है, तो वोट उसके आधार पर पड़ेंगे, किसी मुद्दे के ऊपर वोट नहीं पड़ेंगे। तो इन दोनों ने आपस में तय कर लिया कि एक दूसरे का चेहरा इनको पसंद है कि नापसंद है। क्योंकि 2014 में तो मोदी जी कह के गए थे कि ये नवीन जिंदल कोयला चोर है, ये सबसे बड़ा लुटेरा है, और इस बार कुछ कहने के लिए आए ही नहीं कुरुक्षेत्र में। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। चुनाव प्रचार जो लाउड स्पीकर है वो बंद हो गए हैं और बहुत समय नजदीक आ गया है। हर पार्टी के हर नेता की धड़कन तेज हो रही हैं और दिमाग में कुछ न कुछ चले रहा है कि पता नहीं कि कुछ होगा। आज हमारे साथ में, कुछ दिन पहले आपने देखे थे कि अनुराग डांडा जी हमारे साथ में थे, चुनाव प्रचार के दौरान थे, बाजोलीज में थे। आज थोड़ा सा फुर्सत में बात करांगे और के कुछ देखा है, के कुछ समझा है, और जो यू गैप बच रहा है इसमें के कुछ खेल हुए है उनका बारे में भी बात करांगे। सबसे पहले स्वागत है जी आपका। बहुत धन्यवाद। पहले तो आज जैसे ही लाउड स्पीकर बंद हुए हैं किस तरह की फीलिंग आ रही है वो बताओ। नहीं, अभी तो कोई फीलिंग नहीं, अभी तो तैयारी चल रही है। अब बूथ के लिए तैयारी बहुत जोर पकड़ रही है, एक एक बूथ के ऊपर मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकें उसकी तैयारी चल रही है, बूथ की ट्रेनिंग चल रही है कार्यकर्ताओं की। तो इन सारी तैयारियों के ऊपर है। जिनको तैयार किया इतने दिनों में, जो वोटर तैयार हुआ, जिसका मन तैयार हुआ है, उसको बूथ तक ले जाने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और जब तक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विदा नहीं कर देते बोरिया बिस्तरा बांध के, तब तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो अभी तो लड़ाई का एक फेज खत्म हुआ है, दूसरा फेज शुरू हो गया है। जब आपने लड़ाई की बात करी, क्योंकि मीडिया लाइन में मेरे हिसाब से हम काफी नए हैं आपके मुकाबले, आपने काफी समय इसमें बिताया है, और जब हम तया पढ़ाई जावे है, डिग्री के दौरान भी ये चीजें सामने आवे, एक आवे प्रोपेगेंडा थ्योरी। मेरे हिसाब से अब जो हेलो हेलो की मुकाबले जो अंदर की जो प्रोपेगेंडा थ्योरी है वो शुरू होगी, तो उसका बारे में थोड़ा सा डिटेल में जरूर बताओ। देखिए, मेरे को लगता है कि ये अफवाहें फैलाई जाती हैं अंतिम दौर में कि अगर आप चुनाव नहीं जीत रहे तो फिर ये पार्टियां शुरू हो जाती हैं अफवाह फैलानी, अलग अलग तरीके की बातें बताना। तो अब जो मुझे सुनाई दे रहा है, बीजेपी का वर्कर, उसको पता है कि वो तो हार रहे हैं पूरी तरह से। बीजेपी का वर्कर अब ये गॉसिप चला रहा है गांव गांव जाके कि अभय चौटाला बहुत अच्छा कर रहा है, अभय चौटाला बहुत अच्छा कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि अभय चौटाला 3 में ना 13 में कहीं है नहीं इस चुनाव में। लोगों को पता है कि सिर्फ वोट काटने की भूमिका में, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये फिर भी अफवाह फैलाने की कोशिश की वो मजबूत हो जाए थोड़ा सा, तो हमको कुछ फायदा हो जाए। ये सब ट्रिक करते हैं ये पॉलिटिकल पार्टियां, लेकिन ये पुरानी सोच है। मुझे लगता है कि जब हमने अपना पूरा कैंपेन कर लिया, जब लोगों के सामने बीजेपी ने अपनी बात रख ली, हमने अपनी बात रख ली और दूसरी पार्टियों ने अपनी बात रख ली, अब निर्णय तो वोटर को करना है। बीजेपी इस चीज में यकीन नहीं करती कि वोटर के निर्णय को माने। बीजेपी तानाशाही में यकीन करती है। बीजेपी वो पार्टी है जो सूरत में और इंदौर में जिसने बिना चुनाव के अपने सांसद बनाए हैं, दूसरे लोगों पे दबाव बना के उनका पर्चा वापस कराया। वही चीजें ये यहाँ पे चाहते हैं। वोटर कुछ भी सोचता हो, वोटर कुछ भी मन बनाया हो, हम अफवाह फैला के उसको कंफ्यूज कर देंगे। वो एक थ्योरी है, कहते हैं कि जब आप कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज कर दो। तो अब बीजेपी उस थ्योरी के ऊपर काम कर रही है, अफवाहें फैला रही है, लेकिन इनकी हर अफवाह को काटेंगे। हमारा भी चैनल पूरा तैयार है, नीचे तक एक एक बूथ तक हमारा वर्कर इस चीज के लिए तैयार है। ये जो जो अफवाह फैलाएंगे उसको साथ साथ साफ करते चले जाएंगे। अब ताजा जो एजेंडा थ्योरी में या फिर प्रोपेगेंडा थ्योरी में, फिर साथ में बुलेट थ्योरी भी इस्तेमाल करी गई है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, काफी साधु संतां थी, लेकिन बागेश्वर वाला का मैटर उसके अंदर इंक्लूड कराया गया था कि भाई उसकी बेइज्जती करी है, क्योंकि उसने आकर ना बोला था, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, उसने बोला था कि भाई अरे कुरुक्षेत्र के पागलों,
तो उसका ऊपर रिएक्शन जो डॉक्टर सुशील गुप्ता ने दिया था, उसी लेकर आज हर मीडिया चैनल के ऊपर वो चीजें चलाई गई हैं, साधु संतों को भी बटड़ा कराया गया है, अपने आप को सन्यासी भी काफी सारे बता रहे थे। तो इसकी किस तरह से देखो आप? देखिए, मुझे लगता है कि धर्म की हम सब लोग बहुत इज्जत करते हैं और ये बिल्कुल निजी फैसला होता है किसी व्यक्ति का, धर्म और आस्था। और बजरंगबली जी का अरविंद केजरीवाल जी पे भी बहुत आशीर्वाद है और उनके ऊपर सदा उनकी कृपा बनी रही है। इस नाते से भी अगर देखें, और वैसे निजी तौर पर भी मैं धर्म और आस्था में यकीन करने वाला व्यक्ति हूं और दूसरों की आस्था का भी सम्मान करता हूं पूरा पूरा। मुझे लगता है कि धार्मिक आयोजन कोई होता है, बढ़िया बात है, लोगों को सत्संग मिलता है, लोगों को अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, लोग धर्म का ज्ञान मिलता है लोगों को, ये सारी अच्छी बातें, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई संत महापुरुष आए, लोगों को आना चाहिए, सुनना चाहिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर कोई उसका राजनीतिक इस्तेमाल करे तो इसका मतलब कि उसकी नीयत में खोट है। राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करना सही नहीं है। अब बीजेपी अगर इसके ऊपर राजनीति करना चाहती है तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि इन्होंने काम नहीं किए 10 साल में, इनके पास गिनवाने को एक भी काम नहीं है, इसलिए ये जाति पे, धर्म पे एक दूसरे से लड़वा के, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करके इस तरीके से वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। मैं तो अभी भी कहता हूं, नवीन जिंदल जी से प्रचार रुका है ना, इंटरव्यू तो अभी भी देंगे, वोट डालने जाएंगे तब भी देंगे। हिम्मत हो तो ये लाइन बोले ना कि बीजेपी ने अगर 10 साल काम किया है तो वोट देना, अगर काम नहीं किया तो वोट मत देना। अगर हिम्मत हो तो ये बात बोले। नहीं, मैंने उनका पूछा था, मैंने पूछा था कि आपका विजन क्या है, आपका जो एक फॉर्मेट होता है कि भाई मैं बढ़ने के बाद मैं ये चीजें करूंगा, क्या मुद्दा क्या है आपका? तो वो कह रहे हैं कि मुद्दे के ऊपर वो कभी इनका चुनाव नहीं होते, मुद्दे के ऊपर वोट नहीं डलते, वोट डलते हैं आदमी के चेहरे के ऊपर, उसकी छवि के ऊपर। और नवीन जिंदल और जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी छवि काफी अच्छी है, तो वोट उसके आधार पर पड़ेंगे, किसी मुद्दे के ऊपर वोट नहीं पड़ेंगे। तो इन दोनों ने आपस में तय कर लिया कि एक दूसरे का चेहरा इनको पसंद है कि नापसंद है, क्योंकि 2014 में तो मोदी जी कह के गए थे कि ये नवीन जिंदल कोयला चोर है, ये सबसे बड़ा लुटेरा है, और इस बार कुछ कहने के लिए आए ही नहीं कुरुक्षेत्र में, तो वही स्टेटमेंट मानी जाएगी। अभी नई स्टेटमेंट तो कोई आई नहीं कुरुक्षेत्र के बारे में। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मोदी जी की नजर में भी ये कोयला चोर और सबसे बड़े लुटेरे थे। अब बीजेपी का वर्कर ये कह रहा है कि जिसको हमारे इतने बड़े नेता कोयला चोर, सबसे बड़ा लुटेरा कहते थे, अब हम उसको कोहिनूर कैसे कहें गली गली जाके? ये इनका सबसे बड़ा संकट है। चेहरे के लिहाज से भी अगर देख लो तो नवीन जिंदल जी वो चेहरा है जिनके ऊपर ईडी के, हमारे ऊपर तो ईडी का केस होता है, गिरफ्तारी पहले करते हैं, केस बाद में दर्ज करते हैं, और इनके ऊपर ईडी का केस चल रहा है, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए पहले दिए बीजेपी को, अब चुनाव लड़के उनकी मदद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ लूंगा, जेल में मत डालना मुझे। मजबूरी के उम्मीदवार हैं, मजबूर उम्मीदवार को कोई वोट नहीं देना चाहता, मजबूत उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं। नवीन जिंदल जी 10 साल तक गायब थे कुरुक्षेत्र से। 2014 में जब हारे तो यहाँ के लोगों को ये कह के गए मैं नहीं आऊंगा अब कुरुक्षेत्र, आए भी नहीं 10 साल तक। और 10 साल में दुख सुख में कोई बाढ़ आई, कभी कोरोना आया, कभी भी नवीन जिंदल जी यहाँ उपस्थित नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में लोगों को पता तो है ना कि दुख सुख के साथी तो है नहीं, तो क्या चेहरा देख के वोट दें? ऐसी क्या चीज है आपके चेहरे में? अगर चेहरा देखें तो कोयला चोर नजर आता है, अगर चेहरा देखें तो एक ऐसा व्यक्ति नजर आता है जिसको यहाँ से कई बार सम्मान दिया, सांसद बनाया, लेकिन उसके बावजूद वो 10 साल के लिए छोड़ के चले गए कुरुक्षेत्र को। अगर चेहरा देखें तो वो अविश्वास नजर आता है, वो धोखा नजर आता है। मैंने ये सवाल कराया था जी, जो आप कह रहे हो कि 10 साल गायब रहे, मैंने उनसे पूछ लिया था कि 10 साल आप राजनीति से दूर रहे, उसके बाद में अचानक से आप आए हो, वो भी कांग्रेस छोड़ कर आए हो, तो कांग्रेस से थोड़ा सा क्यों अविश्वास क्यों जताया? वो बोले कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। तो हृदय परिवर्तन नाम की चीज राजनीति में किस तरह से आवा है जी, मेरे को थोड़ा सा जरूर ऐसे कई सारे होते हैं आजकल, हृदय परिवर्तन रात रात में हो जाते हैं। जैसे कई साथी तो ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं मैं रात को सो गया, फिर सवेरे उठ के मैंने सोचा भाई ये तो उधर बीजेपी चलना चाहिए। आप जो प्लेयर है उसकी बात करने लग रहे हो। मैं तो कह ही रहा हूँ, ऐसे हृदय परिवर्तन भी इस देश ने देखे हैं। कुछ नहीं होते हृदय परिवर्तन। ये हृदय परिवर्तन ये है कि जिसकी बात मैं कर रहा हूँ प्लेयर की, उसके ऊपर तो कोई ड्रग्स के मामले का कोई केस चल रहा था, उसकी पत्नी गाड़ी वाड़ी में कुछ मिला था, सारा सार्वजनिक डोमेन में, तो उन जेल नहीं जाना पसंद करते। इनके ऊपर कोयला घोटाले के से लेके और ईडी के और अलॉटमेंट के, टेंडर अलॉटमेंट के कई केस चल रहे हैं ईडी में और सीबीआई में। जेल जाना पसंद नहीं करते। हर कोई अरविंद केजरीवाल नहीं होता कि देश के लिए जेल भेजो, फांसी चढ़ा दो, तैयार है। हर कोई
मनीष सिसोदिया की तरह लड़ नहीं सकता, संजय सिंह की तरह लड़ नहीं सकता। जेल जाने से जो डरता है वो बीजेपी के पास है, जो भ्रष्टाचार करता है वो बीजेपी के पास है। मोदी जी कहते थे भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, वो तो फिर आज भी अपनी बात पे कायम है। हाँ, सबको बटला कर लिया, पूरे देश के सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर लिया, बीजेपी में ले लिया, एक भी नहीं छोड़ा। तो आज कम से कम देश के लोगों के लिए ये तो आसान कर दिया उन्होंने फैसला कि सारे भ्रष्टाचारी एक जगह पे। अब अगर भ्रष्टाचारियों को खत्म करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, आसान रास्ता है, बीजेपी को खत्म कर दो, सारे भ्रष्टाचारी साथ निपट जाएंगे। तो ये लोगों के लिए सुविधा हो गई, जिसमें ये लोग अपनी फायदा सोच रहे थे उसमें लोगों के लिए सुविधा हो गई निर्णय लेने की। इस टाइम पे एक दुविधा और है लोगों का मन में कि भाई आवत होगा मोदी ही जो सिनेरियो है, तो इनका दूसरे का वोट क्यों देवा। ये बीजेपी की फैलाई हुई अफवाह है। जैसे ये की मशीन सेट है, आएगा तो मोदी, ये बीजेपी की फैलाई हुई अफवाह है। हमने पंजाब में भी इनकी मशीनों की सेटिंग ठीक करी, हमने दिल्ली में भी इनकी मशीनों की सेटिंग ठीक करी, और इस बार हरियाणा में होने जा रही है। जब झाड़ू के ऊपर, जब इंडिया गठबंधन के ऊपर धड़ाधड़ बटन दबेंगे तो मशीन भी चिल्ला चिल्ला के ये कहेगी कि कमल मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगी इस बार इनकी तसल्ली बिठाएंगे लोग, क्योंकि लोग त्रस्त हैं। इतना अत्याचार किया इन्होंने, इतना पाप किया है, इतना दुराचार किया है, उसका बदला लोग मतदान के जरिए लेंगे। लोग साइलेंट है, बहुत सारे वोटर इस बार साइलेंट है, उसके मन में गुस्सा है, वो अपना गुस्सा वोट करके जाहिर करेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं जो साइलेंट वोटर है वो सारा का सारा बीजेपी का है, और जो हाहुला करने वाला है या तो वो आम आदमी पार्टी का है या कांग्रेस का है। इस तरह का जो सिनेरियो है भाई, जो साइलेंट किलर का तौर पर काम कराएगा वो बीजेपी का वोटर है। देखो, सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला, हो अल्लाह करने वाला कौन है? मोदी है। तो मोदी भी मारा है कि मोदी हमने वोट देगा कि? तो ये तो सब अफवाह है इनके फैलाए हुए। दूसरी बात, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि 400 पार शुरू किया था टिकट देने से भी पहले। लोग ये बोले भाई हम तो वोट देते नहीं, ले ले 400 कहां से लेगा, तो आगे लाइन पे। अब पिछले 10 भाषण उठा के देख लो मोदी जी के, एक बार भी 400 पार नहीं बोलते, क्योंकि इनको नीचे से पूरा मैसेज मिल गया कि 400 पार बोल रहे हो, 1 0 हटा दो, 40 भी नहीं आ रही। तो आज के दिन में बीजेपी सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिफीट की तरफ बढ़ रही है। जो इनके बीजेपी के इतिहास में जब से ये सत्ता में आने लगे हैं, सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है, क्योंकि लोगों के मन में इतनी नफरत पैदा कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। वो नफरत अब इन्हीं के खिलाफ पनप रही है और लोग अपने वोट के जरिए उसका इजहार करेंगे। अलग अलग हल्किया में आप गए हो गए और कलायत में आप काफी ज्यादा एक्टिव हो, तो यहाँ क्या कुछ सिनेरियो है कलायत में? नहीं, मैं तो इसलिए एक्टिव हूँ, एक तो मेरा तो वांड पड़ता है, मेरा सारे वहां रिश्तेदारी है, वो है, बुलाते रहते हैं लोग, उसकी वजह से भी जाता हूँ। दूसरा कारण ये है कि ये कह रहे थे कि ये अभय चौटाला कलायत में वोट काटेगा सबसे ज्यादा, तो हमने लोगों के बीच में जाके बता दिया। मैंने कहा भाई ये 750 किसानों की शहादत के बाद भी जिस आदमी ने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया, विधानसभा में विश्वास मत हुआ तो बाहर निकल गया, बीजेपी की मदद कर दी सरकार बचाने में, राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी की मदद करी, यमुनानगर चेयरमैन के चुनाव में बीजेपी की मदद करी, राजस्थान में अभी चुनाव हुए, बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करने गए। तो जो आदमी 750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान कौम की पीठ में छुरा घोंप सकता है, उस पर कैसे विश्वास करोगे? कंडेला कांड भी तो इन्हीं का दिया हुआ था, वो कांड भी भूले थोड़ी है किसान अभी तक। तो ये सारी चीजें जब हमने बताई तो ये बौखला गए, ये बोले भाई गर्दन काट दूंगा मैं इनकी। मैंने कहा जी गर्दन ये रही, गर्दन तो कभी भी काट दो, वोट इस बार काटने नहीं देंगे एक भी। तो जहां जहां ये अपना राउंड लगा रहे हैं, वहां वहां हम भी अपना राउंड लगा रहे हैं। ये लोगों को बरगला के जाते हैं, हम पीछे पीछे समझा देते हैं, इस बार इनके वोट नहीं चढ़ने देंगे। काफी बड़े बड़े चेहरे भाजपा के हर लोकसभा क्षेत्र में आए हैं। इस साइड योगी भी आए थे और परली साइड अमित शाह भी आए थे, तो आपने नहीं लगे ऐसा कि उसमें सिमिलर से शब्दों का प्रयोग कराया गया था, विशेष करके टारगेट कराया गया था कुछ न कुछ? बिल्कुल करते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी नीति हो जाती है, जब ये काम नहीं गिना सकते तो उसके बाद ये सब बोलना शुरू हो जाते हैं। अब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे। मंगलसूत्र छीनने का काम तो असली बीजेपी ने और प्रधानमंत्री जी ने किया है। जब इनका राज आया तो 24,000 रुपए का होता था सोना, आज 70-75,000 रुपए का हो रहा है सोना। तो मंगलसूत्र तो वैसे ही छीन लिया सबका। तो जो काम फिर ये जो बात ये बोलते हैं वो सारे काम कि ये दूसरा कर देगा, वो सारे काम इन्होंने खुद किए।
ये मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं भाई, प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए ना कभी आके रैली में, ये भी तो बताना चाहिए भाई 15-15 लाख रुपए दे दिए इन्होंने। ये भी बताना चाहिए भाई 2 करोड़ रोजगार हर साल दे दिए बीजेपी ने। ये सारी चीजें भी तो लोगों के बीच में बतानी चाहिए, ये तो नहीं बताते आके, लेकिन उल्टी सुल्टी सारी बातें करा लो। तो सबके बयान जो है वो अनर्गल थे। मैं तो जो राजनाथ सिंह जी यहाँ आए, मैं तो उनसे भी पूछना चाहता हूँ, उनका बयान आया था, बोले 4 साल में या अग्निवीर में जो रिटायर होंगे बच्चे, ये कोई खराब योजना नहीं है। वो कह रहे थे राजनाथ सिंह जी, बोले इसके बाद ये सर्विस में लग जाएंगे, इसके बाद ये कोई बड़ी नौकरी कर लेंगे। राजनाथ सिंह खुद हैं 72 साल के, मोदी जी हैं 74 साल के, ये 72 और 74 साल में भी रिटायर नहीं होना चाह रहे राजनीति से, और हमारे बच्चों को भरी जवानी में रिटायर करना चाह रहे हैं। लोग इस बार कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के नेताओं को ही रिटायर कर देंगे राजनीति से। आप तो काफी बड़े बड़े मीडिया हाउस में रहे हो, देखे भी हैं, इतना बड़ा अंतराल के बाद में आजकल इंटरव्यू चल रहे हैं और इंटरव्यू में बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी का टाइम पे ज्यादा महंगाई थी आज के मुकाबले। तो मैं तो कह रहा हूं मोदी जी की बात माननी चाहिए कि मोदी जी कहते थे 2014 में कि जब जाओ वोट डालने तो सिलेंडर देख के जाना। तो मैं तो मतदाताओं से अपील करता हूं कि इस बार भी जब वोट डालने जाओ तो सिलेंडर देख के जाना, अपने आप सही फैसला कर लोगे। और जो महंगाई का दौर इस सरकार ने लाया, जैसे पेट्रोल और डीजल के ऊपर अगर आप देखो इंटरनेशनल मार्केट में इतना सस्ता हो गया तेल, इतना सस्ता हो गया, लेकिन उसका कोई फायदा लोगों तक नहीं पहुंचने दिया, बीच में खा जाते हैं वो सारा का सारा पैसा। तो लोग इस बात को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर मीडिया के चैनलों पे अपने तरीके से चलाते रहोगे चीजें तो लोगों तक बात पहुंचेगी नहीं। हिटलर भी यही करता था, सारा प्रोपेगेंडा करता था, उसके रेडियो पे, उस सारे जो टीवी पे, सब जगह पे वो एक ही तरीके की चीज चलाता था। लोगों ने रेडियो का मुंह खिड़की की तरफ करके गली की तरफ कर दिया था कि तू बोलता रहे, हमें पता है प्रोपेगेंडा है, हम सुन ही नहीं रहे। आज वही हालत है। देश के मीडिया को जिस तरीके से बीजेपी ने कैप्चर किया, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, वो लोगों की समझ में आ गया है। जब मीडिया वाले कहते हैं मोदी जी महान है तो लोग समझ जाते हैं बोला इसका मतलब गड़बड़। तो लोग अपने आप उस मैसेज को डिकोड करना सीख लेते हैं। जब आप एक लंबे समय तक प्रोपेगेंडा फैलाना चाहें, जब आप गलत आदमी को सही बताना चाहें, तो लोग समय के साथ साथ समझ जाते हैं कि ये गलत बोले इसका मतलब सही है, ये सही बोले इसका मतलब गलत है। तो क्या कुछ मैसेज जनता को दोगे आप? मैसेज बहुत स्पष्ट है, अपना वोट बढ़ चढ़ के इस्तेमाल कीजिएगा। ये ऐसी ताकत है जो बाबा साहब ने आपके हाथों में दी, और इसलिए दी कि आपके वोट की भी एक ही कीमत है, मेरे वोट की भी और प्रधानमंत्री के वोट की भी। तो उस वोट का इस्तेमाल कीजिएगा, बढ़ चढ़ के कीजिएगा। आपकी वोटिंग परसेंटेज बता दे 25 तारीख को, 4 का इंतजार नहीं करना पड़े कि बीजेपी की हालत क्या होने वाली है। तो भाई काफी लंबी चर्चा रही है, आप भी खुद समझदार हो कि किस तरह का सिनेरियो आज का दिन चले हुआ है, किस तरह की बातें हुए हैं और किस चीज का क्या कुछ मतलब है। आप खुद बुद्धिजीवी हैं और जो ये थ्योरियां हैं ये समझने लायक, जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरी अपना से आता है प्रेजेंट करी गई हैं और उन्हें अप्लाई करी गई हैं, और हर इलेक्शन में आपने किसी न किसी का जो इस्तेमाल है वो देखने मिलेगा। यह कोई नई बात नहीं है, सिर्फ अपना विवेक तक काम लेने की जरूरत है, अपनी बुद्धि ने खोल करने और अपना सारा सोच समझ करने सारा कुछ करियो। वोट डालने जरूर जाइयो, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे किसका पक्ष में डालना है, जहां आपने उचित लगे, जो आपने लगे कि आपके लिए कुछ बेहतर कर सके है, आप उसके लिए वोट जरूर कर दियो। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।